डॉक्टर साहब, इस जंग ने दुनिया के एक खित्ते को नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क को मुतासिर किया। माजी की जंगें मखसूस इलाकों तक महदूद रहीं, लेकिन अब नाया हुरमज़ की बंदिश के नतीजे में दुनिया का हर एक कोना इससे मुतासिर हुआ। अब जंग बंदी, मुस्तकिल जंग बंदी का रास्ता हमवार हो चुका है। आइंदा हफ्ते पीस एकॉर्ड, इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम पर वो भी होने जा रहा है। आपको क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है ओवरऑल? जो दुनिया की मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन पाकिस्तान की मौशियत को ओवरऑल ये सारे सेंटिमेंट्स कितना स्ट्रेंथन करेंगे? और इसके साथ ज़रूर ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए कितने मौके आने वाले दिनों में मजीद पैदा होंगे ईरान के साथ तिजारत के? तो पहला इम्पैक्ट तो अभी आपने घंटे दो पहले ही देख लिया, 32 रुपए यू आर एबल टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ डीजल जी। हालांकि ये नेक्स्ट वीक फ्राइडे को मेरा ख्याल था कि जाके प्राइस डिक्रीज तो जरूर कर जाएगी डीजल की 30 से 35-40 रुपए, पर चूंकि रूम क्रिएट हो रहा है बड़ा क्लियरली 2-3 दिन से हो रहा है, ये कोई आज ही नहीं हो रहा। जब से पीस की बातें शुरू हुई हैं और जब से सीज फायर टिल द 21st हुआ है, जहां से 20% तेल गुजरता था वो जगह खुल जाएगी, जहां से 22% LNG गुजरती थी वो जगह खुल जाएगी। जो तेल की रिफाइनरीज हिट हुई वो दोबारा शुरू होंगी। 2-3 LNG जो एरियाज हैं पूरे कतर के वो दोबारा शुरू होंगे, बट इट विल टेक टाइम। एक बहुत बड़ा सप्लाई का शॉक है तेल का और कीमतों का। सो इसमें 1 से 4 माह लग सकते हैं जिसमें प्राइसेस फुली बैक टू, जिसे कहते हैं व्हाटएवर नॉर्मलाइजेशन टेक्स प्लेस, वहां पे आ जाएं। पाकिस्तान के लिए जो अफराते ज़र बढ़ रही थी, जिसका मतलब है कि जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, अगर आप उसको एक निगाह से देखें तो वो इस फ्राइडे को यानी कि 12% पिछले साल के मुताबिक बढ़ा हुआ है ऑन दी एवरेज उन 51 चीजों की प्राइस। उससे मुझे शक ये हो रहा था कि जो CPI आएगा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर वो भी बढ़ा हुआ आता है और डबल डिजिट के करीब चला जाता है तो फिर स्टेट बैंक में भी फोर्स्ड कि वो पॉलिसी रेट को रिव्यू करे। फिर एक हमारा इम्पैक्ट ये आया कि जो भी UAE से ताल्लुकात क्रिएट हुए वॉर में, उससे पहले भी ये बात हो रही थी, उन्होंने आपसे 2 से $3.5 अरब जो है वो वापस मांग लिए। ओवरऑल $3.5 अरब हैं। तो एक तो ये, फिर आपकी जो अगर स्लो हो जाती हैं और जो ग्लोबल ग्रोथ स्लो होती है उसका एक इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे, ये एक ओवरऑल सा इम्पैक्ट है जो वॉर का है। बट पाकिस्तान फिर भी इतनी हिट नहीं हुई क्योंकि जो अभी तक की रेमिटेंस का फिगर है वो ठीक ही चल रहा है। लेट्स होप के आने वाले दिनों में शायद अब स्ट्रक्चरली बढ़ेगा नहीं, उतनी नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी। सो वी हैव टू लुक एट इट इन दैट वे। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें इस जंग को देखना चाहिए। जितनी जल्दी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं, वर्ल्ड इकोनॉमी विल स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग। पाकिस्तान का एक अच्छा मीडिएटरी रोल रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ईरान के साथ हमारे अब तल्लुकात एक नई जहत पर होंगे। ईरानी क़यादत पाकिस्तान की मशकूर है और वहाँ बड़ा पोटेंशल है, बिलखुसूस एनर्जी प्रोडक्ट्स के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की मौशियत को अंदर महंगी एनर्जी एक बड़ा चैलेंज है, महंगी एनर्जी के साथ साथ हम ईरान से और कौन कौन से शोबों के अंदर हमें ऐसे कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं जिससे हम अपनी मौशियत को कुछ तेज़ी के साथ बेहतर कर सकें, आम आदमी के हालात बेहतर हो सकें? एक तो आपको मालूम है कि IP पाइपलाइन की बात है, अगर ये फाइनेंशियल ये जो सैंक्शंस हैं ये सब कुछ लिफ्ट हो जाते हैं तो हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। उससे हमें जिस तरह आप समझ सकते हैं कि सस्ती हो ना हो, एटलीस्ट जो गैस पाइपलाइन है एक स्टेबल गैस सप्लाई मिल जाएगी। अभी भी आपको पता है सब कह रहे हैं, हालांकि हमने तो LNG उससे पहले ही लेना बंद कर दी थी वॉर से, पर चलें अथॉरिटीज कह रही हैं उसकी वजह से 2500 मेगावाट निकल गया, आप लोड शेडिंग देख रहे हैं। सो स्टेबल गैस सप्लाई। नंबर 2, आपकी जो बॉर्डर रीजन्स हैं वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं चीप इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। LPG पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी जो स्मगल होती हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, और फिर आप जो बॉर्डर के इर्द गिर्द छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, SMEs हैं, उनको एक बूस्ट मिल सकता है। एक ट्रेड कॉरिडोर बन सकता है जिसमें सेंट्रल एशिया तक आपकी रसाई हो सकती है, यानी कि वेस्टवर्ड्स हम मूव कर सकते हैं। गवादर चाबहार लिंकेज पोटेंशियल बन सकता है। ये सब वो चीजें हैं, पर ये जो ईरान ऑयल है स्पेशली, इतना डीजल आता है हम बता नहीं सकते, उसको आप फॉर्मलाइज कर सकते हैं, उससे टैक्स भी मिल सकता है और एक सप्लाई भी रह सकती है। Sanctions on Iran are effectively a supply constraint on the global energy and on Pakistan energy. उसको अगर आप लिफ्ट करते हैं तो there's like a positive supply shock. तो इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। और फिर हम अगर छोटी छोटी चीजें जो बार्टर के थ्रू भेजते थे, अगर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ठीक हो जाती है तो आप नॉर्मल ट्रेड में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि ईरान के साथ हमारे तल्लुकात, तजारती तल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके नतीजे में अपनी मौशियत को भी बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ जानना चाहूँगा हमारी मौशियत के ऊपर
जो गर्दिशी कर्जा है, महंगी बिजली है, उसके भी बड़े असरात हैं। हुकूमत मुख्तलिफ स्टेप्स लेती रही है। आजकल अचानक लोड शेडिंग शुरू हुई और बेकाबू होती जा रही लोड शेडिंग। अब शायद आने वाले कुछ दिनों में कुछ इसका बंदोबस्त कर लिया जाए जब फ्यूल की प्राइसेस कम होंगी। लेकिन ये तो साबित हुआ कि हमारे पास जैसे कीमतें फ्यूल की छूट की, प्लांट्स होने के बावजूद, कैपेसिटी होने के बावजूद हम इस काबिल नहीं थे कि हम उसको अफोर्डेबल तरीके से आवाम तक बिजली पैदा करके पहुंचा सकें। लेकिन हुकूमत ने एक 2-1 साल पहले फैसला किया था, अदालतों की नज़र हो गया था, जिसमें वापडा अफसरान के लिए जो मुफ्त यूनिट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए और उनको कहा कि एक फ़िक्स रकम मिलेगी। लेकिन ग्रेड 1 से 16 तक को अभी भी मुफ्त बिजली यानी कि मुफ्त यूनिट्स मिलेंगे। किस तरह देखते हैं इस फैसले को, जो 50% करेक्ट किया गया है, 50% अभी भी इंटैक्ट है? कितना इसका इम्पैक्ट होगा कंपनियों के रेवेन्यू के ऊपर? मैं मोनेटाइजेशन का रिफॉर्म में बिल्कुल बिलीवर हूँ। मैंने खुद मोनेटाइज की थी गाड़ियां ब्यूरोक्रेसी की 20, 21, 22 की 50,000 मुझे याद है, 70,000 और 90,000 में, इसलिए कि लोगों को भी फायदा है, वो जिस गाड़ी को खरीदना चाहें वो खरीदें, लीज करें। और हुकूमत का बहुत, जिसे कहते हैं, पैसे बचते हैं इस तरह से, जिस तरह से वेस्ट होते हैं पैसे, इसी तरह जो यूनिट्स वेस्ट होते हैं, लोग केयरफुली नहीं इस्तेमाल करते, वो बेहतर होगा। और लोग जिस तरह अपने मनी को इस्तेमाल करना चाहें, ये उनके लिए बेहतर है। सो इट्स वो सोलर लगवा के चलाएं, वो ट्यूबवेल अच्छा लगवा लें, घर में पानी निकला, जैसे भी करना चाहें। सो लेट पीपल डिसाइड, और लोगों को भी यही सोचना है। ऑन दी एनर्जी साइड, मैं आज भी कहता हूं, मैंने एक बड़ा डिटेल्ड आज ट्वीट किया है कि अभी क्यों एनर्जी की शॉर्टफॉल है जी। और लॉन्ग टर्म मैं आज भी कहता हूं ये मोनेटाइजेशन जैसे जो रिफॉर्म्स हैं, जिसमें एक प्रोफेशनल एनर्जी रेगुलेटर और मिनिस्ट्री, टैरिफ का डिफरेंशियल टैरिफ रखना पूरे मुल्क में, सो दैट ट्रू कॉस्ट जो है वो दिखाई दे, स्टेट ओन डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, राइट, कंपेटिटिव होलसेल एनर्जी मार्केट, और सबसे बढ़ के एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान। बिल्कुल ठीक। मोनेटाइजेशन भी एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म है, पर एक ओवरऑल रिफॉर्म। ये वक्त अब है, इतनी अच्छी स्पेस मिली है, इंटरनेशनल भी, ग्लोबल भी, IMF के साथ भी। लेट्स डू आवर होमवर्क, लेट्स डू, जो हम कहते हैं ना, द हार्ड कॉल्स, दीज आर योर हार्ड कॉल्स, लेट्स मेक दैम। और अगर हम जानना चाहो मुफ्सर के कुछ ये इनिशिएटिव्स ले लेते हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, तो क्या बिजली का एवरेज जो बास्केट रेट है हम उसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं, या रेट यहीं स्टेबल ही रहेगा? सर्टेनली एक चीज डिसाइड कर लें, बिजली थर्कोल से लेंगे नई, बिजली पन बिजली से लेंगे नई, बिजली सोलर से लेंगे, और विंड कॉरिडोर से लेंगे। ये इंडिजनाइज कर देगी बिजली, और आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल इस चीज में बिलीव। बिल्कुल ठीक।